हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप सही चुन सके। आज की हमारी गेस्ट इस शो पर आने वाली पहली महिला है। शी इज फीचर्ड अमॉन्ग्स द टॉप 100 वुमेन्स इन फाइनेंस बाय AIWMI। इनकी बचपन से ही मार्केट में काफ़ी रुचि रही है। IIT कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने वर्ल्ड क्वांट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की है। इसके बाद इन्होंने एडलवाइज और HSBC जैसी कंपनीज की क्वांट डेस्क पे काम किया और काफ़ी सक्सेसफुली एल्गोरिथम्स बनाए हैं और डिप्लॉय भी किए हैं। फिलहाल ये राइट रिसर्च की फाउंडर और CEO है। इनकी कंपनी इन्वेस्टर्स को मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम्स यूज करके रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मार्केट्स के अलावा इन्हें रनिंग, स्विमिंग और बुक्स पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो चलिए स्वागत करते हैं सोनम श्रीवास्तव जी का। Welcome to the show, Sonam. We are pleased to have you over here. Thank you, Apurv. Thank you for the introduction. I'm so glad to be on the show. Thanks a lot for sharing your insights and time with us. I am sure कि हमारे viewers को आपके साथ जो भी आप ये content पूरा share करेंगे उससे काफ़ी insights मिलेगी और momentum investing के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेगी। तो I am really looking forward to it. हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये शेयर करने के लिए आपके ऑडियंस के लिए। So before we get into the nitty-gritties of momentum investing, मैं सबसे पहले आपका मार्केट्स का और एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपको बचपन से ही मार्केट्स और ट्रेडिंग में काफ़ी रुचि रही है। आपके पिताजी ने आपको ट्रेडिंग करना की अलाउ किया था, उनके जो पर्सनल अकाउंट था उसमें, और वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई है। तो हाँ जी, तो हाँ, मेरे फादर एक्टिवली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं अभी भी। तो कभी जब मैं स्कूल में थी तो उन्होंने कभी मुझे अपना टर्मिनल ऑपरेट करने को दिया था। वो ऑफिस में गए थे तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। और जब मैं ग्रेजुएट हुई थी उस टाइम पे मतलब 2010 के टाइम पे ही एल्गो ट्रेडिंग और ये सब इंडिया में ज़्यादा चालू हुआ था और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उस टाइम पे। पहली अपॉर्चुनिटी मिली थी 2012 में। फोरफ्रंट कैपिटल नाम की कंपनी थी, उनके साथ एल्गो ट्रेडिंग में काम करने की। और मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है तो मैंने ये पढ़ाई तो नहीं की थी, बट बहुत इंटरेस्टिंग ये अपॉर्चुनिटी मिली जिससे उसके बाद से मतलब आई गॉट हुक्ड ऑन टू एल्गो ट्रेडिंग और अब मैं 10 साल से ये करती आ रही हूँ। जी ज़रूर। सो आपकी पिछले 10 साल की जो जर्नी रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तो रही है। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ एक खास लर्निंग, अगर आपकी 10 साल की जो पूरी जर्नी है उसका एक अगर कोई खास लर्निंग अगर आप शेयर करना चाहें तो क्या होगा वो? देखिए, मेरे ख्याल से एल्गो ट्रेडिंग एक बहुत ही रिवॉर्डिंग चीज़ होती है अगर आप उसको सही तरह से करें। आपको ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है जहाँ पे बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं ट्रेडिंग में, है ना, हर तरह से। बट इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरे ख्याल से काम करती हैं और मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया उसको समझने में। मोमेंटम इन्वेस्टिंग उनमें से एक चीज़ है। उसके अलावा अलग अलग फैक्टर होते हैं मार्केट में जो काम करते हैं। जैसे कुछ लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ लोग ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं। तो मैं उस चीज़ पे काफ़ी बिलीव करती हूँ। और आप टाइम स्पेंड करें और आप सिर्फ एक स्टॉक पे ट्रेड करने के अलावा आप मल्टीपल स्टॉक्स देखें, डाइवर्सिफाई करें और अपने रिस्क का ख्याल रखें, तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही रिवॉर्डिंग चीज़ हो सकती है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। सो मार्केट्स में ऐसा कहा जाता है कि लगभग लोग एक या दो ही जो स्ट्रैटेजीज है वो फॉलो करते। तो एक मान लीजिए अगर कोई एक वैल्यू इन्वेस्टर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट, तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग की बातें करेंगे और वही फॉलो करेंगे। लेकिन मार्केट्स में हर एक स्ट्रैटेजी का एक फेज आता है और कौन सी स्ट्रैटेजी कब यूज़ होगी और कब प्रॉफिट ज़्यादा देगी आपको,
वो सोच के आपको अपने हिसाब से मार्केट्स में उतरना है और स्ट्रैटेजी लगानी है। तो मेरे ख्याल से आप भी वही करते हो, आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज मार्केट्स में इम्प्लीमेंट करते हो और उसका बेनिफिट भी आपके जो रिसर्च सर्विसेज लेते हैं लोग उनको मिल रहा है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज़ पे काफ़ी बिलीव करती हूँ कि अगर आप टैक्टिकली शिफ्ट कर सकें सही स्ट्रैटेजी में, और आपको रोज़ नहीं शिफ्ट करना होता है, राइट। एक स्ट्रैटेजी कुछ महीनों के लिए चलती है, ऐसा नहीं होता कि हर दिन ही स्ट्रैटेजी बदल रही हैं। तो ये एक काफ़ी प्रॉफिटेबल तरीका हो सकता है इन्वेस्ट करने का मार्केट में। श्योर श्योर। तो आपने अभी हमारे लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, तो चलिए शुरू करते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में, और सीखने के लिए तत्पर हूँ मैं, तो लेट्स बिगिन। हाँ, तो मेरी प्रेजेंटेशन है मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में। इसमें शुरू में मैं आपको बात करूँगी टैक्टिकल इन्वेस्टिंग। जैसा अभी आपने बोला कि एक फैक्टर हर टाइम पे काम नहीं करता है, और ना ही इक्विटी मार्केट जो है वो हर टाइम पे इक्विटी मार्केट ही हमेशा अच्छा नहीं करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। तो आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, और उसमें इन्वेस्ट करने का तरीका क्या होता है इस बारे में मैं बात करूँगी शुरुआत में। तो जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, किसी भी तरह से कर रहे होते हैं, आपने खुद से एनालिसिस की है, आप कंपनी का वैल्यूएशन स्टडी कर रहे हैं, आप मार्केट में न्यूज़ देख के करते हैं, आप जैसे भी करते हैं, या आप मेरी तरह क्वान्टिटेटिवली करते हैं डेटा देख के, हर तरह से तरीका क्या होता है कि हर कोई किसी भी स्टॉक का में क्या रिवॉर्ड आने वाले हैं वो जानना चाहता है, और रिस्क क्या है वो जानना चाहता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप क्या चाहते हैं कि आपकी रिवॉर्ड बढ़े और आपका रिस्क कम हो। उसी से आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, राइट। उसी से आपकी सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल जर्नी होगी इन्वेस्टिंग की। तो जिस भी तरह से आप अप्रोच करते हैं इन्वेस्टिंग को, हर कोई एक स्टॉक के रिवॉर्ड और रिस्क को एनालाइज करना चाहता है। तो हमारा तरीका भी वही है। हम रिस्क और रिवॉर्ड को एनालाइज करते हैं, और हम जब अपनी क्लाइंट के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हम एक पर्टिकुलर, मतलब जैसे एक मॉडरेट रिस्क क्लाइंट है, वो सिर्फ मान लीजिए 20% रिस्क ले सकता है ना। तो उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए हम उसको हाई रिस्क चीज़ें नहीं दे सकते, हम उसको एक मीडियम रिस्क चीज़ें दे सकते हैं, या फिर आज के टाइम पे हम उसको मोमेंटम टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी लो रिस्क पे अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो रिस्क को जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और उस हिसाब से हम एलोकेशन करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि राइट रिसर्च और हम पूरा ये जो प्रोसेस होता है इन्वेस्टिंग का, वो हम हमेशा मतलब डेटा और एल्गोरिथम के थ्रू ही करते हैं। हम ऐसा कहीं नहीं करते जहाँ पे मैंने एक कॉल लिया है कि अच्छा इस स्टॉक में पर्टिकुलर इन्वेस्ट करते हैं। हम हर आइडिया को, हर प्रोसेस को डेटा के साथ एनालाइज करते हैं, और उस हिसाब से हम उसके बारे में आपको एक पोर्टफोलियो बना के देते हैं। अब स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए तरह तरह का डेटा यूज़ हो सकता है। एक डेटा तो होता है जिसे सिर्फ प्राइस वॉल्यूम, राइट। आपने क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या रिस्क चल रहा है, क्या RSI चल रहा है, क्या MACD चल रहा है, उस तरह की चीज़ों से आपने स्टॉक को एनालाइज किया, उस बारे में इन्वेस्ट किया। दूसरी चीज़ होती है कि कई सारे लोग फंडामेंटली वैल्यूएशन करते हैं पूरी कंपनी का, और बोलते हैं अच्छा इसका फेयर प्राइस ये होगा तो इसलिए इस पर इन्वेस्ट करो। कुछ लोग होते हैं कि वो जैसे उसको स्मार्ट बीटा कहते हैं। उसमें क्या किया कि हमने एक वैल्यूएशन रेशियो, जैसे कि प्राइस बाय अर्निंग को लेके हमने स्टॉक्स को रैंक कर लिया, और जो भी स्टॉक उसमें टॉप रैंक है उसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उसको हम एक स्मार्ट बीटा टाइप की स्ट्रैटेजी कहते हैं। और कुछ लोग जैसे न्यूज़ फॉलो करते हैं, या सेंटिमेंट किस स्टॉक में ज़्यादा चल रहा है, उस तरह की चीज़ें फॉलो करते हैं। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं ऐसे स्ट्रैटेजीज़ बनाने के। और तो हमारा प्रोसेस यही होता है कि हम इस तरह का डेटा लेते हैं, उसके बाद हम अपने मॉडल बनाते हैं जिसके थ्रू हम स्टॉक्स की रिटर्न क्या होंगी, हम वो फ्यूचर में हम वो फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हिस्टोरिकली तो हम सब जानते हैं कि इसने अच्छा किया या इसने बुरा किया, बट आगे क्या अच्छा परफॉर्म करने वाला है उसको फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं, रिस्क फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिस्क और रिटर्न दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं।
और इसके कॉम्बिनेशन से हम एक फाइनल पोर्टफोलियो बनाते हैं। और राइट रिसर्च जैसे हम लोग इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो कोशिश ये भी रहती है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग ना हो, है ना, ट्रेडिंग कुछ पीरियड्स में हो और क्लाइंट को बहुत ज़्यादा ट्रेड ना करना पड़े, तो कॉस्ट पे भी हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये बात हो गई हमारी प्रोसेस की। अब इस प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है फैक्टर इन्वेस्टिंग। फैक्टर इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है? फैक्टर इन्वेस्टिंग के बारे में हम बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किस किस चीज़ों पे स्टॉक मार्केट डिपेंड करता है, किसी स्टॉक की परफॉर्मेंस को आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसका तरीका होता है फैक्टर इन्वेस्टिंग। तो किसी भी पोर्टफोलियो को, जैसे लोग पहले सोचते थे कि सारा रिटर्न एक मैनेजर की तरफ से आ रहा है, जैसे ही रिसर्च बढ़ी तो लोग ये समझने लगे कि हर स्टॉक का कुछ कंपोनेंट तो सिर्फ इक्विटी मार्केट की तरफ से आ रहा है, जो मार्केट बीटा होता है, और बाकी पोर्शन आपकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी से आ रहा है। फिर उसके बाद जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती रही मार्केट में, लोगों ने जाना कि हर स्टॉक का एक वैल्यू कंपोनेंट होता है, कुछ जो उसकी रिटर्न का कंपोनेंट उसकी वैल्यू से आ रहा है, कुछ कंपोनेंट उसकी ग्रोथ से आ रहा है, कुछ कंपोनेंट उसकी क्वालिटी से आ रहा है, और कुछ कंपोनेंट बस ट्रेंड से आ रहा है। तो ऐसे कुछ मैथमेटिकल मॉडल होते हैं जिसके थ्रू हम हर स्टॉक की परफॉर्मेंस को इन कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो स्टॉक पिकिंग का जो कंपोनेंट है वो बहुत छोटा हो जाता है, और ये बड़े बड़े फैक्टर्स के थ्रू आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इससे हमें मार्केट को एक्सप्लेन करने का एक तरीका मिलता है, जिस वजह से हम ये फैक्टर मॉडल्स यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च। सो बेसिकली एक बार अगर आपने ये जो बकेट्स है वो आइडेंटिफाई कर लिए और फिर आपने ये पता कर लिया कि कौन सा बकेट इस वक्त ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो आपको वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी चुनना और उसके बेसिस पे स्टॉक्स चुनना भी इजी हो जाता है। हाँ, तो हमारा तरीका यही रहता है कि देखिए, मैं ये आपको कभी नहीं बोलूँगी कि भाई वैल्यू में इन्वेस्ट करिए या मोमेंटम में ही इन्वेस्ट करिए, राइट। वैल्यू और मोमेंटम दोनों अपने अपने, मार्केट जो होता है वो हमेशा एक तरह का नहीं रहता, वो हम सब जानते हैं कि जैसे अभी बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है, बट सबने देखा है जहाँ पे मार्केट बहुत वोलेटाइल भी रहा है, काफ़ी रिस्क रहा है मार्केट में, राइट। तो उस टाइम के मार्केट में मोमेंटम नहीं चलता इतना अच्छा जितना मे बी वैल्यू चले, मे बी लो वॉलेटिलिटी की स्ट्रैटजीज चले, राइट। तो ये अलग अलग स्ट्रैटजीज को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम सही समय पे सही टाइप का इन्वेस्टमेंट कर सकें। या एब्सोल्युटली। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी कि ये सारी स्ट्रैटेजी बनाते कैसे हैं, है ना। मोमेंटम तो मतलब ट्रेंड फॉलोइंग है। ट्रेंड फॉलोइंग के कई तरीके होते हैं। आपके पुराने वीडियोस भी मैंने देखे हैं जहाँ पे लोग तरह तरह के टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बातें करते हैं, जैसे RSI हो गया, MACD हो गया, और चार्ट पैटर्न से भी लोग मतलब ट्रेंड को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मोमेंटम तो प्राइस वॉल्यूम से डिफाइन होता है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो जो वैल्यू लोग कहते हैं उसमें क्या तरीका होता है कि लोग प्राइस टू बुक वैल्यू या फिर प्राइस टू अर्निंग, इस तरह के रेशियोज देखते हैं, और जो कंपनियां अपनी इंडस्ट्री में अंडर वैल्यूड हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप ग्रोथ की बात करें तो लोग उनकी अर्निंग ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह देखते हैं, और जो कंपनियां ज़्यादा अच्छा ग्रोथ दिखा रही हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप वहीं क्वालिटी की बात करें तो कई तरीके होते हैं क्वालिटी जानने की कंपनी का, जैसे कि उसकी अर्निंग क्वालिटी, उसका रिटर्न ऑन अर्निंग, और बहुत सारे रेशियोज़ होते हैं जिस पे आप ये एनालिसिस करके क्वालिटी कंपनियां चूज़ कर सकते हैं। डिविडेंड की बात करें तो आप डिविडेंड यील्ड होती है कंपनी की, जिस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि एक हो गया आपका साइज़ फैक्टर, जिसमें क्या होता है कि छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, क्योंकि छोटी कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकती हैं। वो बहुत छोटी स्केल में है, जब उनमें ग्रोथ आती है तो वो बहुत रैपिडली आती है। और इंडिया में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो वर्ल्ड में भी ना हो, जैसे कि आपके प्रमोटर होल्डिंग पे होता है, कितना पोर्शन फॉरेन फंड्स आपको होल्ड कर रही हैं कंपनी का, वो भी काफ़ी फ़ायदा होता है उससे भी कंपनीज में। और ऐसे कुछ स्पेसिफिक टू इंडिया फैक्टर्स भी होते हैं।
सो इंडियन मार्केट्स एक्चुअली बाकी वर्ल्ड मार्केट्स की कंपैरिजन में इंडियन मार्केट्स काफ़ी प्रमोटर ड्रिवन है, या अगर कहे कि स्टॉक्स में ओनरशिप प्रमोटर्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन जनरल पूरे मार्केट की, और जब प्रमोटर अगर कोई स्टॉक में बाइंग कर रहा है तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। तो इस पर्टिकुलर चीज़ पे मैंने भी एक वीडियो बनाया है, और दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स क्वाइट वेल स्पेशली इन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स, जहाँ पे प्रमोटर ओनरशिप वैसे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर वैसे स्टॉक्स में प्रमोटर्स अगर बाय कर रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। नेगेटिव इंडिकेटर होता है। हाँ, और फॉरेन होल्डिंग भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है इसी में। तो ये अलग अलग तरीके मतलब होते हैं ये फैक्टर स्ट्रैटेजी बनाने के। इन सबको आप मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, सबके अगेंस्ट एक नंबर होता है जिससे आप ये स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है ये करने का, मेरे हिसाब से, कि देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब में एक वैल्यू एसोसिएटेड है, राइट। जैसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग से भी आपको फ़ायदा होता है और वैल्यू इन्वेस्टिंग से भी आपको फ़ायदा होता है कई मार्केट में। लेकिन ये सारे जो स्ट्रैटेजी हैं सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता कि सब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो 10 स्ट्रैटेजी करने का क्या फ़ायदा, राइट। ये सारी स्ट्रैटेजीज अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। तो अगर आप इनमें से 2-3 का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। वो अगर आपने एक ये डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज़ को कंबाइन किया हुआ है तो आपको हर मार्केट सिनेरियो में एक फ़ायदा हो सकता है किसी ना किसी। थोड़े बैलेंस हो सकते हैं। हाँ, रिटर्न आपके बैलेंस हो सकते हैं। और ये जो भी स्ट्रैटेजीज़ की हम बात कर रहे हैं ये काफ़ी मतलब ये ऐसा नहीं होता कि ये मतलब 1 महीने का बेट है, राइट। मतलब ये इनके पीछे एक फंडामेंटल बेसिस है, हर स्ट्रैटेजी के पीछे एक रैशनल होता है। मोमेंटम की बात करें उसमें भी एक काफ़ी बड़ा रैशनल होता है जो मोमेंटम वाले कंपोनेंट में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा जो जिन स्ट्रैटेजीज़ की मैंने बात की उसके थ्रू आप अगर मार्केट को एक्सप्लेन करने जाओगे तो आप 80-90% ऑफ रिस्क आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि अच्छा इतना रिस्क इन वजहों से आया था। और जैसे मैंने बोला कि अगर आप कंबाइन करेंगे मल्टीपल स्ट्रैटेजी तो बैलेंस आता है, तो मतलब रिस्क कम हो रहा है, आपका ड्रॉडाउन कम हो रहा है। और अगर आपने टाइमिंग सही कर ली, राइट। अगर आपने देखी जैसे पिछले साल आपने टाइम कर लिया होता कि चलो आप मोमेंटम करते हैं तो आपको उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है क्योंकि मोमेंटम स्ट्रैटेजीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं इस टाइम पे। तो मार्केट एक ऐसे देखा जाए तो मार्केट ने जब 7,500 निफ्टी ने 7,500 की बॉटम बनाई और वहाँ से जो रैली आई है लगभग 10,000 पॉइंट्स की रैली आ गई, तो इट इज़ मोस्ट ऑफ इट इज़ प्योरली मोमेंटम ड्रिवन। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे आपने टाइम कर लिया होता तो दैट वुड हैव बीन वेरी बेनिफिशियल। और इसमें नोटेबल चीज़ क्या रहती है कि हम लोग भी जैसे हमने ऐसा नहीं किया था कि मार्च में मार्केट गिरा तो अप्रैल में मोमेंटम करने लग गए थे। इतनी हमारे अंदर भी ये नहीं थी टैक्टिक। बट ये टाइम जो होता है मार्केट आपको टाइम देता है मेरे ख्याल से कि 1-2-3 महीने में पता चल गया था कि ठीक है मोमेंटम में शिफ्ट हो जाना चाहिए, और हमारा मॉडल शिफ्ट हो गया था अपने। तो ये बात थी हमारी फैक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ की। इसके बाद हम कवर करेंगे मोमेंटम वाला कंपोनेंट। सो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मोमेंटम काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। सो द टॉप जो क्वाड्रेंट है उसमें सबसे ब्लू वाली जो लाइन है दैट इज द हाईएस्ट रिटर्न एंड दैट इज बीइंग गिवन बाय मोमेंटम। बिल्कुल। अगर आप इंडिया के सारे फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे तो आप ये भी तो देखिए ना कि 1990 से ही इंडियन मार्केट है उसमें मल्टीपल बुल फेजेस आए हैं, राइट। तो जब भी बुल फेज आता है जैसे अभी चल रहा है तो उस टाइम पर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, राइट। तो मोमेंटम आप हिस्टोरिकली एनालाइज करेंगे तो मोमेंटम ने सबसे अच्छी रिटर्न दी इंडियन मार्केट में। और उसके बाद जो साइज़ फैक्टर होता है मतलब छोटी कंपनियां जो हैं वो बड़ी कंपनियों से ज़्यादा परफॉर्म करती हैं, तो वो दूसरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है इंडिया में। रिटर्न्स के मामले में। और अगर आप रिस्क में देखने जाएं तो लो वॉलेटिलिटी जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं या डिविडेंड यील्ड वाली स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो काफ़ी अच्छा काम करती हैं। क्वालिटी कंपनियां भी बहुत अच्छा काम करती हैं और हम बहुत सारे एनालिस्ट को ऐसा देखते हैं जो क्वालिटी की बहुत बातें करते हैं। तो हाई क्वालिटी कंपनियां भी इंडिया में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं।
तो अब हमारा जो टॉपिक हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है मोमेंटम फैक्टर। मोमेंटम फैक्टर एक जैसे मैंने बोला बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है इंडिया में मल्टीपल बुल फेजेस आए हैं, और जब भी एक बुल मार्केट होता है तो मोमेंटम स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप पिछले साल में देखें तो मोमेंटम स्ट्रैटेजी ने मार्केट से भी बहुत अच्छे रिटर्न दी है, जबकि मार्केट ने भी काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है, राइट। तो मोमेंटम स्ट्रैटेजीज इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग चलती हैं क्योंकि इंडिया एक ग्रोथ पाथ पे है, इंडिया का मार्केट। और जितने भी फैक्टर्स की हमने बात की थी पिछले सेक्शन में, उनमें सबसे अच्छा हिस्टोरिकली मोमेंटम परफॉर्म करता है। बट जो मोमेंटम जो होता है उसमें वो मोमेंटम होता क्या है, राइट। मोमेंटम में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो पिछली रिटर्न्स को के बेसिस पे वो फ्यूचर में रिटर्न कर रहे होते हैं। मोमेंटम क्या होता है कि जो भी स्टॉक तेज़ी से चलता आ रहा है वो और तेज़ी से चलता रहेगा, ये बिलीव के हिसाब से लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी होती है ये यूजुअली स्ट्रॉन्ग जो ट्रेंडिंग मार्केट्स होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। मोमेंटम को लोग ट्रेंड फॉलोइंग भी बोलते हैं कि हमने बस ये ट्रेंड पकड़ लिया, ट्रेंड पकड़ने का तरीका ढूंढ लिया और आप बस उस ट्रेंड को फॉलो करते रहो और आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती रहेगी। और लेकिन इसको समझने का तरीका क्या है, मतलब ये तो हमने देख लिया कि ठीक है पिछले सालों में चल रही है अच्छी मोमेंटम इन्वेस्टिंग, आप बस ट्रेंडिंग स्टॉक पकड़ लो और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट उसको समझने का तरीका क्या है, क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो एट द एंड ऑफ द डे तो आप कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो एक अर्निंग पोस्ट करती हैं जिसमें एक फंडामेंटल वैल्यूएशन होता है। तो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करने से क्यों रिटर्न्स आ रहे हैं, तो इसको समझने के तरीके को हम बिहेवियरल इन्वेस्टिंग कहते हैं। कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली कंपनीज़ को देख के इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बट सारे इन्वेस्टर्स रैशनल नहीं होते हैं, है ना। हर कोई बस कंपनी को देख के कि अच्छी अर्निंग पोस्ट की तो अभी कर दो, या अच्छी कोई न्यूज़ इन्वेस्ट आई तो उसको इवैल्यूएट करके अभी इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे हर कोई एक्ट नहीं करता है। लोग न्यूज़ की वजह से, अपने सेंटीमेंट की वजह से और एक हर्डिंग मेंटालिटी की वजह से इन्वेस्ट करते हैं। उस तरह से हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग को समझ सकते हैं। तो ऐसा होता है कि किसी भी कंपनी के अंदर कोई एक बड़ी न्यूज़ या कोई खबर आई है जिस वजह से उसका वैल्यू बढ़ गया है या उसका वैल्यूएशन बढ़ जाना चाहिए, बट हर कोई तुरंत उसे बाई नहीं कर लेता। शुरू में कुछ स्मार्ट लोग उसे बाई करते हैं या फिर स्टोरी लोग बाई करना चालू करते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट समझने लगता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा है, तो लोग उस पर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं, एक ट्रेंड सा पकड़ लेता है उस कंपनी में, और उस ट्रेंड को कैप्चर करने का तरीका होता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। और ये ट्रेंड मतलब एक दिन में ख़त्म नहीं होता, ये ट्रेंड लंबे ड्यूरेशन के लिए चलता है। तो यही और ये ट्रेंड जो आ रहा है ये शुरू में इन्वेस्टर्स अंडर रिएक्ट करते हैं न्यूज़ को, और उसके बाद लोग हर्ड करने लगते हैं कि हर कोई ही उसको फॉलो करेगा, हर कोई ही बाई करने लगेगा स्टॉक को, तो स्टॉक बहुत तेज़ी से भाग जाता है। कभी कभी स्टॉक्स अपने वैल्यू से बहुत ऊपर चला जाता है तो फिर स्टॉक नीचे आता है एक टॉप के बाद। और ये जो पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है स्टॉक का, इस वजह से मोमेंटम इन्वेस्टिंग काम करती है कि इंस्टेड ऑफ जो न्यूज़ आई है उस पर इन्वेस्ट करने से अच्छा अगर आप एक ट्रेंड पकड़ लो तो आपको अच्छे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिल सकते हैं। और ये मोमेंटम वाला जो पर्टिकुलर फैक्टर है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 दिन का रहता है, ये 1 या 2 साल लंबे ड्यूरेशन के लिए भी ये चलता रह सकता है। तो हमने पास्ट में भी देखा है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा 2-3 साल तक अपने मोमेंटम को छोड़ते नहीं हैं। बिल्कुल, हाँ, मोमेंटम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। और हमारे मोमेंटम पोर्टफोलियो में भी कई स्टॉक हैं जो साल भर से ज़्यादा ही पोर्टफोलियो में हैं। मतलब स्टॉक्स आते जाते रहते हैं, बट कई स्टॉक्स हैं जो साल भर से ज़्यादा भी हैं। और मोमेंटम आप जैसे हम लोग अभी लॉन्ग टर्म मोमेंटम की बात कर रहे हैं, मोमेंटम शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, उसको एनालाइज करने के अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग इंटरडे में भी मोमेंटम करते हैं, तो मोमेंटम को आप अलग अलग टाइम होराइजन में भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि मोमेंटम की हम इतनी बातें क्यों करते हैं, मोमेंटम क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है इंडिया में अभी बात करने के लिए, क्योंकि
मोमेंटम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर, राइट? मोमेंटम आप हिस्टोरिकली एनालाइज करो सारे फैक्टर्स को, तो जब भी मार्केट में ऐसे तेज़ी आती है, जैसे 2014 में आई थी आपकी, है ना, और जैसे अभी आई है पिछले कुछ साल में, उस टाइम पे मोमेंटम बहुत तेज़ी से भागता है। और मोमेंटम में रिस्क भी होता है, तो ये एक हाई रिस्क स्ट्रैटेजी होती है ना। हाई रिस्क का मतलब क्या है कि जैसे ही कि अभी कुछ मार्केट में कोई ऐसी खबर आ जाए, मान लीजिए कि यूएस में फेडरल ने रेट बढ़ा दिया, ऐसे कुछ बहुत बड़ी खबर आ जाए, तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि ओ ये हाई मोमेंटम स्टॉक तो बहुत ओवर वैल्यूड है, इससे निकल जाओ, राइट? अब हम वैल्यू कंपनी में जाते हैं, या अब हम हाई क्वालिटी कंपनी में ही इन्वेस्ट करेंगे। तो वो रिस्क, हाँ, तो वो रिस्क रहता है। बट जब भी वो ये छोटे छोटे करेक्शन ख़त्म होते हैं, तो मोमेंटम स्ट्रैटेजीज और तेज़ी से ऊपर आ जाते हैं। तो जैसे अगर आप 2020 के क्रैश में देखें, तो मोमेंटम का भी क्रैश वैसे ही था जैसा मार्केट में हुआ, बट मोमेंटम स्ट्रैटेजीज मार्केट से भी तेज़ी से ऊपर आ गए थे। इसीलिए हम लोग मोमेंटम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं पिछले कुछ साल से, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मोमेंटम के बारे में बात करना। मोमेंटम स्ट्रैटेजीज़ ने ये हमारी मोमेंटम स्ट्रैटेजी है जो हम ऑफ़र करते हैं क्लाइंट्स को। इसमें आप देखेंगे कि पिछले एक साल में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मोर देन 100% रिटर्न। जब मार्केट ने, मतलब निफ्टी ने केवल 35% रिटर्न दिया है। मोमेंटम और मार्केट पिछले साल का बहुत ही फेवरेबल रहा है, जहाँ पे 10% से ज़्यादा करेक्शन आया भी नहीं है कभी मार्केट में। तो ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी ओवर द टाइम स्ट्रॉन्ग रही है। ऑब्वियसली इसमें रिस्क रहता है, तो अगर आप मोमेंटम स्टॉक पिक करना चाहें तो पिछले महीने आपके पास IRCTC रहा होगा, और या जब अदानी का क्रैश हुआ उस टाइम पे आपके पास अदानी रहा होगा। तो इस टाइप के क्रैशेस भी आए हैं, बट इवन देन ये स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, क्योंकि हम एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, हम 20 स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिसमें इवन इफ एक स्टॉक में थोड़ा रिस्क आता है, बाकी सारे स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करते हैं। सो सोनम, आप ये जो चार्ट है उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं? ये जो ग्रीन लाइन है, दैट इज द बैक टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द मोमेंटम स्ट्रैटेजी, एंड जो उसमें आगे जो रेड आ रही है, तो हमने एक्चुअली हमने पिछले साल देखा, मतलब 2019 में हमने देखा कि मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है। उसके पहले हम मल्टी फैक्टर स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करते थे, फिर हमने देखा कि मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो सिर्फ मोमेंटम स्ट्रैटेजी भी एक बनाते हैं। तो हमने 2019 नवंबर में, हमने 2020 नवंबर में एक्चुअली हमने चालू किया था ये स्ट्रैटेजी, और उसके बाद से मोमेंटम एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है, जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और बहुत सारे लोग राइट रिसर्च को राइट मोमेंटम के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनको मोमेंटम स्ट्रैटेजी हमारी बहुत पसंद आती है। और अभी भी हमारा होप है कि इक्विटी मार्केट स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे। जिस तरह से नए नए IPO आ रहे हैं, जिस तरह से मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है, मोमेंटम फैक्टर आपका और भी स्ट्रॉन्ग चलते रहना चाहिए। सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जो मतलब 500 से 1200 तक का जो रेड लाइन है, व्हाट डज दैट डिनोट? देखिए, 500 से 1200 का मतलब हुआ कि 120% रिटर्न रेट। 500 को आप 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप वहाँ पहुँच जाओगे, राइट? तो पिछले एक साल में बहुत तेज़ी आई है मोमेंटम स्ट्रैटेजीज़ में, ये चार्ट वही दिखा रहा है आपका। तो ये थी सोनम श्रीवास्तव जी। इनके साथ हुए इस कॉन्वर्सेशन में हमने देखा कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिटर्न्स जनरेट करते हैं या अल्फा जनरेट करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स जो हमने देखे उनमें थे ग्रोथ, वैल्यू, मोमेंटम, प्रमोटर्स, डिविडेंड और क्वालिटी। इन सब फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई रिटर्न जनरेट करने वाला फैक्टर है वो है मोमेंटम। तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में ओवर अ लॉन्ग पीरियड मोमेंटम ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए और हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बेसिक्स भी समझे। आगे आने वाले एपिसोड में हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग को और गहराई से समझेंगे और एक स्ट्रैटेजी भी देखेंगे जो कि काफ़ी सिंपल है और आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। मीनवाइल इस एपिसोड को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ और हमारी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो आप जानते हैं मोमेंटम को देखने के कई तरीके हैं, राइट? एक तरीका होता है जब मार्केट इतने स्ट्रांग होते हैं तो आप ब्रेकआउट सिग्नल देखिए। जिस भी स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया है आप उसको बाई कर लीजिए और
आप उसमें इन्वेस्ट करिए। कौन सा स्टॉक आपके हाई को ब्रेक कर रहा है, 52 वीक हाई को ब्रेक कर रहा है, उस तरह के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करिए।